सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। ये भगवान ने संसार रचाया है। यहाँ पर हर एक मिट्टी का कण महत्वपूर्ण होता है। वह भी अपना स्थान रखता है। भगवान ने ये प्रकृति को सोच समझकर बनाया है। जितने भी जीव बनाए हैं उन सब में विशिष्ट गुण दिए हुए हैं। उन जीवों में उनके कार्य भी विशिष्ट होते हैं। उनकी जनन क्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। यदि प्रभु जनन क्रिया नहीं देता तो ये संसार का विकास आगे नहीं होता। प्रभु ने हर पक्ष के दो पहलू बनाए हैं। जिस प्रकार से लाभ है उसी प्रकार से हानि होती है। जिस प्रकार से पुरुष है उसी प्रकार से महिला भी होती है। पुरुष और महिलाओं में जनन ग्रंथियां भी अलग अलग होती हैं, जिससे संसार का विकास होता है। आज हम उन्हीं जनन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव में दो प्रकार की जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। पुरुषों में वृषण ग्रंथि और महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि। पुरुषों में कौन सी ग्रंथि होती है? वृषण ग्रंथि। और महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि होती है। पहला, पुरुषों की वृषण ग्रंथि। यह ग्रंथि नरों में पाई जाती है। नरों में यह ग्रंथि शरीर के बाहर उदर गुहा से नीचे एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होती है। उसे हम वृषण ग्रंथि कहते हैं। वृषण ग्रंथि की परिभाषा क्या है? यह ग्रंथि नरों में पाई जाती है। नरों में यह ग्रंथि शरीर के बाहर उदर गुहा पेट से नीचे एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होती है। इसे वृषण ग्रंथि कहा जाता है। वृषणों की संख्या 2 होती है। वृषणों की संख्या कितनी होती है? 2। वृषण ग्रंथि का ताप शरीर के ताप से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जो वृषण ग्रंथि होती है उसका तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यदि वृषण ग्रंथि और शरीर का तापमान एक ही होता तो जो शुक्राणु बनते हैं वो तुरंत ही नष्ट हो जाते। इसलिए प्रभु ने वृषण ग्रंथि का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा। सभी जीवों में वृषण ग्रंथि शरीर के बाहर होती है, लेकिन हाथी में वृषण अंदर पाए जाते हैं। सभी जीवों में पेट के नीचे वृषण होते हैं, जबकि हाथी में जो उदर पेट है उसके अंदर वृषण मिलते हैं, उसके बाहर नहीं होते। जिस प्रकार से इंसान है, पुरुष, कुत्ता है, घोड़ा है, गधा है, सब में वृषण कहाँ मिलेंगे? बाहर। लेकिन केवल हाथी ऐसा जीव है, स्तनपायी, जो बच्चों को जन्म देता है, वो ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें वृषण कहाँ मिलेंगे? उदर गुहा में, पेट के अंदर मिलते हैं। वृषण ग्रंथि से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। वृषण ग्रंथि से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। वृषण ग्रंथि से शुक्राणु शुक्रवाहिनी के रास्ते शुक्राशय में पहुंचते हैं। वृषण ग्रंथि से शुक्राणु शुक्रवाहिनी के रास्ते शुक्राशय में पहुंचते हैं और वीर्य का निर्माण करते हैं। जब ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी के रास्ते शुक्राशय में पहुंचते हैं तो क्या बनाते हैं? वीर्य बनाते हैं। वीर्य सफ़ेद रंग का क्षारीय प्रकृति का होता है। वीर्य सफ़ेद रंग का क्षारीय प्रकृति का होता है। वीर्य में फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है। वीर्य में कौन शर्करा होती है? फ्रैक्टोज शर्करा होती है। शुक्राणु का जीवन काल 72 घंटे होता है। शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? शुक्राणु का जीवन काल 72 घंटे होता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता वे एंजियोस्पर्मिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता वो एंजियोस्पर्मिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की शुक्रवाहिनी को काट दिया जाए अथवा धागे से बांध दिया जाए तो उसे वैस्कटोमी, पुरुष नसबंदी कहा जाता है।
यदि किसी व्यक्ति की शुक्रवाहिनी को काट दिया जाए या धागे से बांध दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? वैस्कटोमी, पुरुष नसबंदी कहा जाता है। यदि किसी की शुक्रवाहिनी को बांध दिया जाता है तो वह संतान उत्पन्न करने के अयोग्य हो जाता है। यदि किसी पुरुष की शुक्रवाहिनी को काट दिया जाए या बांध दिया जाए तो वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। नरों में वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। नरों में वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कि द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण रखता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? द्वितीयक जो गौण लैंगिक लक्षण है उन पर नियंत्रण रखता है। ये द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछ का आना, जननांग का विकास होना, जननांगों पर बाल आना, ये सभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य हैं। शुक्राणु को पोषण सर्टोली कोशिकाओं से प्राप्त होता है। शुक्राणु को पोषण कहाँ से मिलता है? शुक्राणु को पोषण सर्टोली कोशिकाओं से प्राप्त होता है। पुरुषों के मूत्र मार्ग को उभय मार्ग कहा जाता है क्योंकि पुरुषों में मूत्र मार्ग और शुक्राणु मार्ग एक ही होते हैं। पुरुषों में मूत्र मार्ग और शुक्राणु मार्ग एक ही होता है, इसलिए क्या कहते हैं उसको? पुरुषों के जो मूत्र मार्ग है उसको उभय मार्ग कहा जाता है। अगला अंडाशय ग्रंथि। ये ग्रंथि महिलाओं में पाई जाती है। अंडाशय ग्रंथि से अंडाणुओं का निर्माण होना अंडजनन कहलाता है। अंडाशय से अंडाणु निर्माण अंडजनन कहलाता है। महिलाओं में 12 से 13 वर्ष की आयु में परिपक्व अंडाणु निर्माण होता है। महिलाओं में 12 से 13 वर्ष की आयु में परिपक्व अंडाणु निर्माण होता है जिसे महिलाओं का यौवन आरंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं? महिलाओं का यौवन आरंभ मतलब जवानी शुरू होना कहलाता है। महिलाओं में 10 से 12 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। महिलाओं में 10 से 12 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो कि प्रत्येक 28 दिन के बाद 3 से 4 दिन तक निरंतर चलती रहती है। बहुत सी महिलाओं में 3 दिन, बहुत सी में 4 दिन चलती रहती है, जिसे रजोधर्म, मासिक धर्म, रज चक्र, आवर्त चक्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? रजोधर्म, मासिक धर्म, रज चक्र, आवर्त चक्र कहा जाता है। ऋतुस्राव के 11वें से 18वें दिन के मध्य अंडोत्सर्ग होता है जिससे अंडाणु का मोचन होता है। ऋतुस्राव के 11वें से 18वें दिन अंडोत्सर्ग मतलब अंडाशय से अंडाणु निकलता है जिसे अंडाणु का मोचन होना कहते हैं। महिलाओं में प्रथम बार हुए ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहा जाता है। महिलाओं में प्रथम बार हुए ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहा जाता है। महिलाओं में 50 से 55 वर्ष की आयु के बाद ऋतुस्राव की प्रक्रिया अस्थायी रूप से बंद हो जाती है जिसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। कब होती है रजोनिवृत्ति? 50 से 55 वर्ष की आयु में महिलाओं में ऋतुस्राव की प्रक्रिया बंद होना रजोनिवृत्ति कहलाता है। ऐसी महिलाएं जिनमें ऋतुस्राव की प्रक्रिया नहीं होती वे क्लिनिक डिप्रेशन रोग से ग्रसित होती हैं। ऐसी महिलाएं जिनमें ऋतुस्राव की प्रक्रिया नहीं होती वे क्लिनिक डिप्रेशन रोग से ग्रसित होती हैं। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। उनका स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। महिलाओं में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी, फ्लोपियन ट्यूब में होती है। महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी, फ्लोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। महिलाओं में भ्रूण का निर्माण गर्भाशय में होता है। महिलाओं में भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है? गर्भाशय में, जो कि लगभग 270 दिन में पूर्ण होता है। महिलाओं में जो भ्रूण होता है, जो बच्चे का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। और कितने दिन में पूर्ण हो जाता है? 270 दिन में पूर्ण होता है। उसके बाद में बालक का जन्म हो जाता है। गर्भाशय और भ्रूण जिस संरचना से जुड़े होते हैं उसे प्लेसेंटा, अपरा या गर्भनाल कहा जाता है। गर्भाशय और भ्रूण जिस संरचना से जुड़े होते हैं उसे प्लेसेंटा,
अपरा या गर्भनाल कहा जाता है। गर्भनाल के माध्यम से भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है। जो गर्भनाल होती है, जो नाल होती है, जिसको नार बोलते हैं हम, उसी से बच्चों को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। उसे क्या कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। माँ बनने से पहले गर्भाशय का भार 50 ग्राम और माँ बनने के बाद गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। जब तक महिला माँ नहीं बनती है तब तक गर्भाशय का भार कितना होता है, 50 ग्राम होता है, और माँ बनने के बाद कितना हो जाता है, 100 ग्राम। महिलाओं की अंडाशय ग्रंथि से निम्न हार्मोन निकलते हैं। महिलाओं की जो अंडाशय ग्रंथि है उससे निम्न हार्मोन निकलते हैं। पहला है एस्ट्रोजन। यह द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण रखता है। एस्ट्रोजन हार्मोन द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण रखता है, जैसे आवाज़ का पतली होना। पुरुषों की आवाज़ क्या होगी, मोटी, और महिलाओं की आवाज़ क्या होगी, पतली। स्तन ग्रंथियों का विकास होना और जननांगों का विकास होना, जननांगों पर बाल आना, ये सभी कार्य किसके, एस्ट्रोजन हार्मोन के। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। यह गर्भपात को ठहराता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भपात को ठहराता है। इसे हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यदि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं होता तो महिलाओं में गर्भ कभी नहीं रुकता। क्या हो जाता, हाथ की हाथ गर्भ ठहरने के बाद तुरंत बाद क्या हो जाता, गर्भपात हो जाता। तीसरा है रिलैक्सेशन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, तीसरा रिलैक्सेशन हार्मोन। ये प्रसव पीड़ा को आसान बनाता है। जो रिलैक्सेशन हार्मोन होता है वो क्या करता है, प्रसव पीड़ा को आसान बनाता है। ये गर्भाशय की प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ को हिलाकर के बच्चा उत्पन्न करने में आसानी करता है। जो रिलैक्सेशन हार्मोन है वो गर्भाशय की प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ को हिला करके बच्चा उत्पन्न करने में आसानी करता है। प्राकृतिक रूप से मां नहीं बनने वाली महिलाओं को कृत्रिम विधि से मां बनाने की प्रक्रिया परखनली शिशु कहलाती है। परखनली शिशु परिभाषा क्या है, प्राकृतिक रूप से मां नहीं बनने वाली महिलाओं को कृत्रिम विधि से मां बनाने की प्रक्रिया परखनली शिशु कहलाती है। भारत की प्रथम परखनली शिशु दुर्गा अग्रवाल थी, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। भारत की प्रथम परखनली शिशु कौन थी, दुर्गा अग्रवाल, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। परंतु उसको क्या हम प्रथम मान्यता नहीं दी क्योंकि उसकी क्या हुई, मौत हो गई थी। दूसरी है भारत की प्रथम परखनली शिशु बेबी हर्षा। कौन थी, बेबी हर्षा मुंबई थी, जिसका सफल प्रयोग किया गया। जो दुर्गा थी उसका क्या है, सफल प्रयोग नहीं हुआ था, जबकि पहली क्या थी, बेबी हर्षा, जो अब तक जीवित है। और संसार में प्रथम परखनली शिशु लुइस जॉय ब्राउन है। कौन है प्रथम परखनली शिशु संसार में, लुइस जॉय ब्राउन, जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। महिलाओं के मूत्र में HCG, महिलाओं के मूत्र में HCG ह्यूमन कार्टियो हार्मोन पाया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। महिला में कौन सा हार्मोन मिलता है, मूत्र में HCG हार्मोन मिलता है, जिससे मूत्र का पता मतलब प्रेगनेंसी का पता चलता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।